Hello students, welcome to E-Class of Political Science. My name is Rohtas Kumar, Head of the Department, Government College for Girls, चीका कैथल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि पहले आपको बताया गया, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे जो नागरिकों को 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है वो देता है, जिनमें से हमारा पहला जो अधिकार राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम है, जो इनके ऊपर हम पिछले लेक्चर में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। हाँ, तो हमारा जो अगला अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये भारत का जो संविधान है वो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं। आर्टिकल 23 में क्या लिखा हुआ है? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। आर्टिकल जो 23 है उसमें क्या कहा गया है? मनुष्य का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता, अर्थात मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, मनुष्य से बेगार नहीं ले जा सकती, उसे किसी कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो भारत का जो संविधान है आर्टिकल जो 23 है उसमें मनुष्य के जो अधिकार है उसकी रक्षा की गई है। मनुष्य का किसी प्रकार से शोषण नहीं हो सकता। अगर किसी प्रकार मनुष्य का शोषण होता है तो उस अपने राइट की रक्षा के लिए वो हमारी हाई कोर्ट और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें रिट दायर कर सकता है। तो उसके मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है 23 में की गई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आर्टिकल जो 23 है उसके अपवाद नहीं है। किसी भी राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार इसके लिए अनिवार्य जो श्रम है उसको लागू कर सकती है। इसके अलावा भी अगर भारत देश का किसी अपने जो अन्य देश के साथ युद्ध होता है या किसी अन्य देश के द्वारा भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है तो हमारे देश की जो सरकार है वो अनिवार्य सैनिक सेवा को भी लागू कर सकती है। तो इस तरह जो आर्टिकल 23 है भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मनुष्य के जो शोषण से रक्षा करता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में लिखा है प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री में और किसी भारी उद्योग के अंदर उनको लगाया नहीं जा सकता। इस तरह हमने देखा जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो मनुष्य के जो शोषण है उससे रक्षा करता है, और जो आर्टिकल 24 है हमारा वो बच्चों की शोषण से रक्षा करता है। उसके बाद हम अपना जो अगला अधिकार है उसकी बात करते हैं। अगला जो हमारा अधिकार है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। इसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्टिकल 25 की क्या व्यवस्था है। आर्टिकल 25 में लिखा है फ्रीडम टू प्रोटेस्ट एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो आर्टिकल 20 में क्या बात कही गई है उसको ध्यान से समझ लीजिए। आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 25 की व्यवस्था है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 देता है। तो हमारे देश का नागरिक वो किसी भी धर्म को मान सकता है, चाहे नागरिक हिंदू धर्म को अपनाए, सिख को अपनाए, ईसाई को अपनाए, मुस्लिम को अपनाए, पारसी बने, जैन बने या बौद्ध बने, वो कोई भी धर्म है वो अपना सकता है। यह उसकी अपनी इच्छा है। जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में सिखों को कृपाण आदि धारण करने की आज्ञा दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो आर्टिकल है 25 इसका कोई अपवाद नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धर्म की आड़ में कोई राजनीतिक, सामाजिक और अन्य आर्थिक कार्य करता है तो हमारे जो राज्य है वो उसको व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए कोई भी अधिनियम है वो बना सकता है। उसके बाद हम आर्टिकल 26 की देखते हैं। आर्टिकल 26 में क्या लिखा? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो आर्टिकल जो 26 है वो बिल्कुल स्पष्ट है। धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 26 नागरिकों को देता है। वो अपने धार्मिक मामलों का प्रबंध किसी भी तरीके से कर सकते हैं।
वो अपनी चल और अचल जो संपत्ति है उसका किसी प्रकार से वो मैनेज कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 की व्यवस्था है। और हमारे राज्य और केंद्र की सरकार किसी प्रकार का इंटरफेयर उसके मामलों में बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये आर्टिकल 26 की व्यवस्था है। तो आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में लिखा है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। तो आर्टिकल जो 27 है उसमें स्पष्ट कर दिया गया है राज्य की सरकार किसी प्रकार का जो धार्मिक कर है वो नहीं लगाएगी। यानी हमारे देश के नागरिकों को किसी प्रकार का ऐसा कर या ऐसी चंदा देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो धर्म से संबंधित हो। तो इस के आर्टिकल 27 ने एक विशेष व्यवस्था हमारे देश के जो सिटीजन है उनके लिए कर दी है। तो अब आगे हम आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 में लिखा है चेक ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 की क्या व्यवस्था है? जितनी भी हमारी सहकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें किसी प्रकार की धार्मिक जो शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 की व्यवस्था है। इसके अलावा भी इसमें यह भी कहा गया है जो संस्थाएं हमारे राज्य से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त करती है उनमें भी धार्मिक जो शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस प्रकार जो हमने देखा आर्टिकल जो ये हमारा है धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये नागरिकों के धर्म से संबंधित मामलों की स्वतंत्रता है। इसमें हमारे देश के जो नागरिक है धर्म के मामलों का प्रबंध करने, उनका प्रचार करने और अनेक प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को दी है। ऐसा क्यों किया गया? उन्हें क्यों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? क्योंकि हमारे देश के जो संविधान की प्रस्तावना है धर्म के बारे में तो वहां भी बताया गया है, लेकिन यहाँ स्पेशल प्रोविजन क्यों किया गया है हमारे नागरिकों के लिए? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। इसलिए इसमें आर्टिकल के अंदर संविधान में स्पष्ट रूप में ये बात लिख दी गई है नागरिकों के लिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमारा जो राज्य है वो किसी प्रकार किसी भी मामले में नागरिकों के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। उसके बाद हम अपने अगले जो राइट है उसके बारे में बात करते हैं। जो अगला जो हमारा जो राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। भारत एक विशाल देश है, भिन्न भिन्न भाषा के जो लोग हैं यहाँ निवास करते हैं, जिनकी सबकी अपनी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है। तो आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और जो संस्कृति है उसको सुरक्षित करने का उनको अधिकार दिया गया है। और साथ में यह भी कहा गया है इस आर्टिकल के अंदर 29 के अंदर राज्य में जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें दाखिला देते वक्त किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर और लिंग के आधार पर उसके साथ किसी प्रकार का जो भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इस मामले में आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। 1951 के अंदर जो मद्रास की सरकार है उसने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए कुछ वर्गों के लिए स्थान रिजर्व कर दिए। लेकिन क्या हुआ कि एक जो ब्राह्मण लड़की है चंपा काम, उनको जो दाखिला नहीं मिला इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो उस लड़की ने जो मद्रास सरकार है, मद्रास सरकार के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट, मद्रास जो हाई कोर्ट है उसमें रिट दायर कर दी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उस लड़की के पक्ष में डिसीजन सुनाते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया। तो मद्रास सरकार ने हाई कोर्ट के इस जो डिसीजन था उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में रिट दायर की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के डिसीजन को बरकरार रखा, उस लड़की के पक्ष में फैसला सुना और सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि जाति धर्म के आधार पर ओनली हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में दाखिला देते वक्त हम अन्याय नहीं कर सकते। तो ये आर्टिकल 29 क्लोज 2 की अवमानना है, इस करके उसको रद्द कर दिया गया। तो 29 क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। जो नेक्स्ट हमारा जो राइट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकल 30 है, जो राइट टू माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है? जो भी हमारे जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो भाषा के आधार पर है, चाहे वो धर्म के आधार पर है, उनको अपनी जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनको चलाने और प्रबंधन करने का अधिकार दे दिया गया है।
लेकिन हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी उनको सहायता देते वक्त उनको इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती कि ये जो संबंधित शिक्षण संस्थाएं हैं वो माइनॉरिटी के अंतर्गत आती है। आर्टिकल जो 44 अमेंडमेंट जो किया गया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको जब समाप्त किया गया, तो उसमें भी यह कह दिया गया वो आर्टिकल 30 का किसी भी आधार पर उल्लंघन है वो नहीं करेगा। तो ये था हमारा राइट टू मिनोरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 30 की व्यवस्था, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध करने की स्वतंत्रता दी गई है, वो किसी प्रकार से उसको मैनेज करे। उसके बाद जो हमारा अगला जो राइट आता है, अगला जो हमारा जो राइट आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा जो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है। भारत का जो संविधान है अधिकारों की केवल घोषणा ही नहीं करता बल्कि इन अधिकारों की रक्षा भी करता है। भारत के अधिकार में भारत का जो संविधान है उसमें समानता का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, या फिर हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो, या शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हो, इन सब की जो रक्षा की जिम्मेदारी है वो हमारा आर्टिकल 32 करता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर संविधान में से आर्टिकल 32 ना हो तो हमारे जितने भी अधिकार हैं वो बेकार हो जाएंगे। आर्टिकल 32 में स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो नागरिक अपने इस अधिकार की रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर हमारे देश की सरकार भी अगर कोई या संसद किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा कानून बनाती है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, उसको भी रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से कहा था। अगर मेरे से यह पूछा जाए कि भारत के संविधान में ऐसी कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना भारत का जो संविधान है शून्य रह जाएगा, तो मैं केवल इस अनुच्छेद की ओर इशारा करूंगा। यह भारत के संविधान की आत्मा और इसका हृदय है। तो आर्टिकल 32 में हमारे देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार दिया गया है, जो हाई कोर्ट को जो अधिकार मिला है वो मिला है आर्टिकल 226 के तहत, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको जो ये अधिकार मिला है आर्टिकल 32 के तहत। तो हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो हमारे देश का हाई कोर्ट है वो 5 प्रकार के जो रिट है वो जारी करता है, जो जिनमें से पहली जो रिट आती है हमारी रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम बंदी प्रत्यक्षीकरण आलेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन भाषा का जो शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शरीर को हमारे सामने प्रस्तुत करो, लेट्स हैव द बॉडी, शरीर हमारे सामने प्रस्तुत करो। यह आदेश किसी व्यक्ति को तब जारी किया जाता है जब व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होता है। तो इस रिट को दायर करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया गया है तो न्यायालय द्वारा उसको यह आदेश दिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति को निश्चित समय और निश्चित स्थान पर कोर्ट में पेश किया जाए, ताकि यह देखा जा सके कि उसको वैध तरीके से बंदी बनाया गया है या अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है। तो इस प्रकार जो ये रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस है, इसके द्वारा व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी जो रक्षा वो की जाती है। उसके बाद जो हमारे देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो दूसरी रिट दायर करने का जो अधिकार मिला है वो है रिट ऑफ मैंडमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परमादेश। ये जो रिट ऑफ मैंडमस भी है, यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हम आज्ञा देते हैं, वी कमांड। यह रिट तब दायर की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी या संस्था अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरीके से नहीं कर रही होती। तो यह रिट दायर करके
उस संबंधित संस्था या व्यक्ति को आज्ञा पालन के लिए बोला जाता है कोर्ट के द्वारा कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन उचित तरीके से करें। तो यह भी व्यक्ति के जो अधिकार है उसकी रक्षा करती है हमारे देश के अंदर। अगली जो हमारी रिट है, रिट ऑफ प्रोविशन। रिट ऑफ प्रोविशन का अर्थ है प्रतिषेध। यह जो रिट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो निम्न न्यायालय है उनके लिए जारी किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो निम्न न्यायालय है उसको आदेश दिया जाता है कि वो यहां इस मामले में कार्रवाई ना करे, वह मामला उनके अधिकार जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत नहीं आता, उनके जो अधिकार है उनका उल्लंघन होता है। तो हमारे देश का जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको प्रतिषेध जो रिट है वो जारी करने की जो पावर है वो देता है संविधान। तो अगली जो हमारी जो रिट है जिसको बोलते हैं रिट ऑफ क्वो वारंटो, जो यह रिट है जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, इस रिट में क्या होता है कि एक व्यक्ति अगर कोई गलत तरीके से या किसी अनुचित तरीके से किसी पद को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो इस रिट के द्वारा ऐसा करने से उसको रोक दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के द्वारा कि ये आप यहां इस मामले में आपको यहां अधिकार नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कोई अधिकारी है, जैसे भारत में क्या है सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 58 साल निर्धारित है। अगर कोई व्यक्ति 58 साल के बाद भी अपने पद पर बना रहे तो हमारे देश का हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय रिट दायर करके उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। अगली जो हमारी रिट है रिट ऑफ सर्टियोररी, हिंदी में इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। जो ये रिट है ये रिट भी हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा दायर की जाती है। इसमें उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि आप उपरोक्त जो मुकदमा है जो केस है उसको ऊपर के न्यायालय में ट्रांसफर करो। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि वहां उस व्यक्ति के साथ जस्टिस नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, इस करके इस रिट के द्वारा वो जो केस है केस को वहां पर ट्रांसफर करवाया जाता है। तो जो ये हमारा संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार था इसके द्वारा हमारे सारे अधिकारों की रक्षा की गई है, चाहे हमारा समानता का अधिकार हो या स्वतंत्रता का अधिकार, उनकी जो रक्षा है वास्तव में अगर कोई करता है वो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हमारा करता है। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो अब तक हम जो कर चुके हैं वह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और आज जो बाद में हमने किया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आशा है कि आप जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको विस्तृत रूप से आप समझ चुके हैं। तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।